मैंने अभी 2-3 दिनों में कुछ आर्टिकल्स पढ़ाए आपको ग्रीनलैंड से रिलेटेड। अब बात कुछ आगे और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर पहली कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप की ये थी कि वो ग्रीनलैंड को कब्जा ही कर रहे हैं, लेकिन अब ग्रीनलैंड को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है यूएस का, और यूएस इसके लिए कुछ लॉजिकल रीजंस रखने की कोशिश कर रहा है, लॉजिकल जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेनमार्क एक कंट्री है और ग्रीनलैंड उस डेनमार्क का एक ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस रीजन का मतलब है डेनमार्क एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें देखता है, मतलब डेनमार्क का कंट्रोल रहता है, सुपरविजन रहता है, लेकिन ऑटोनोमस होने के कारण पूरी गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर और सरकार या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो ग्रीनलैंड खुद ही देखता है। फॉरेन अफेयर्स और ये हेल्प और ग्रांट्स ये डेनमार्क की तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड इंडिया मतलब यूएस के लिए एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, इसलिए यूएस इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से कंसिडर करने की कोशिश लगातार कर रहा है। अब आप अगर उसमें देखें तो ये आपको यहाँ पर, यानी कि ये बहुत ही ठंडा इलाका है, देख सकते हैं। कोई खास यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ की पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है। तो एक छोटा सा इलाका है, छोटा नहीं इलाका तो बड़ा है, बट वो काफी ठंडा है, तो रहने के लिहाज से बहुत मतलब हम ये अनुकूल नहीं है। तो यहाँ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस है, इसलिए ग्रीनलैंड को वो लेना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो मिलिट्री सिग्निफिकेंस काफी आसान है, क्योंकि द ग्रीनलैंड इज क्लोज टू रशिया, रशिया के पास है, तो रशिया पर सर्विलांस करना काफी आसान हो जाता है। और दूसरी चीज, ग्रीनलैंड में यूएस का भी एक बेस है जिसको हम कहते हैं थुलू एयरबेस। आप यहां पर देख सकते हैं थुलू एयरबेस। तो ये चाहते हैं इसको और स्ट्रांग करें, यहाँ मिलिट्री एंगेजमेंट्स को और बढ़ाएं, तो सो दैट वो इस पर्पस से इस पर निगाह बता रहे हैं और बार बार ग्रीनलैंड को फोर्स कर रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड डेनमार्क ग्रीनलैंड को यूएस को दे दे। तो इस तरीके की चीजें फोकस में है। वन मोर थिंग, यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देखने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? कह रहे हैं कि इस वाले लैंड के अंदर आपको लिथियम, निकल, कोबाल्ट है ना, ये इस तरीके के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो यहां पर पाए जाते हैं। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि जिनका इस्तेमाल आज के समय कई सारी गुड्स को बनाने के लिए किया जाता है। तो वो इसलिए भी इसको दिमाग में रख रहे हैं कि ये भी एक हमारे लिए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स बन जाए। आज के समय में जो हम ये समझ रहे हैं कि एक सुपर रेस लगी हुई है, वो इस चीज पर भी लगी। एक समय था कोल्ड वॉर के दरमियान, अगर आप देखिए जो ये रेस थी वो थी स्पेस रेस, कि स्पेस में कौन आगे निकल जाएगा। बट वापस आज आप देखिए हर देश इन तरीके की जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी सप्लाई को इंश्योर या उनके प्रोडक्शन या उनके रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो सब देश उसमें लगे हुए हैं, चाहते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि, क्योंकि आजकल इतनी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, हर चीज को बनाने के लिए मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाएंगे आप? तो इस तरीके की जो कंट्रीज हैं जहां हैबिटेशन काफी कम दिखाई देता है, तो वहां पर काफी अच्छा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि असल में एक नई चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स मेल्ट हो रहे हैं। ये जो रास्ते, तो अब मेल्टिंग होगी तो फिर क्या नए रास्ते बनेंगे कि नहीं? क्योंकि बहुत सारा हिस्सा पिघल रहा है, और अगर पिघलेगा तो नए रूट्स बनेंगे, तो न्यू ट्रेड रूट्स के लिहाज से भी ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज भी यूएस कंसिडर कर रहा है। तो पहला हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलिट्री की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इट इज नियर टू रशिया, सो दैट इट इज क्वाइट इजी टू वॉच द रशिया कि व्हाट दे आर डूइंग।
तो वो इन पर निगरानी रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक एयर बेस भी है यूएस का, तो यूएस जनरली क्या कर सकता है कि उस वहां पर मिलिट्री एंगेजमेंट को और बढ़ा सकता है, उनके लिए काफी आसान भी होगा। तीसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, ये मेल्ट भी कर रहा है, काफी हद तक पिघल रहा है, जिस पिघलने के कारण हम देखेंगे कि वहां पर नए रूट्स भी डेवलप किए जा सकते हैं। वन मोर थिंग कि यहाँ पर काफी हद तक रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जा रहे हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, इस तरीके से, तो वो भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, उनका भी एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। अब एक आपको रीजन में दिखा रहा हूं, जिसको आप आर्कटिक रीजन कहते हैं। देखिए आर्कटिक रीजन में कौन कौन से मुल्क आते हैं। तो एक तो कनाडा का बहुत सारा हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं, है ना। फिर आप यहां पर देखिए कि आर्कटिक रीजन में रशिया का भी एक बड़ा हिस्सा है ना। देन आप देखेंगे फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे की भी छोटी छोटी टेरिटरीज, एंड इट इज नियर टू आइसलैंड। ग्रीनलैंड का एक बड़ा हिस्सा विच इज नोन एज डेनमार्क टेरिटरी, वहां का रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर यूएस के अलास्का का भी छोटा सा हिस्सा। तो आर्कटिक रीजन के अंदर ये सारे देश मुझे और आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हो ये रहा है कि पिछले कुछ समय के अंदर आर्कटिक रीजन के अंदर जो एक्सपेंशन है, यानी कि अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करी गई है बाय रशिया एंड चाइना। तो रशिया और चाइना तो यूजुअली हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं, यहां पर ये ध्यान रखना। अगर यहां पर आप सोचो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा मिल जाता है यूएस को, तो यूएस का इन्फ्लुएंस जो होगा वो काफी हद तक यहां बढ़ जाएगा। तो उस चीज के चक्कर में ये सारी कहानी हो रही है कि हम ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, शांति बैठते नहीं है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि आर्कटिक रीजन को लेकर एक आर्कटिक काउंसिल भी बनी हुई है। क्या नाम है उसका? आर्कटिक काउंसिल, ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल की जो शुरुआत थी वो जनरली आप देखेंगे तो 1996 में हुई थी, और ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी जो गवर्नमेंट्स है वो उनको मिलकर ऑपरेट करने लग रही है। कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर? तो कनाडा आता है, आप वहां पर देखिए वो सारे मुल्क आएंगे जो आपको वहां दिखाई देंगे। तो कनाडा यहां पर आ जाता है। दूसरा डेनमार्क आता है ना। डेनमार्क के बाद आपका आता है फिनलैंड। फिनलैंड आपको देखिए, डेनमार्क दिख रहा है, ग्रीनलैंड, और उसके ऊपर आप देखिए फिनलैंड। फिनलैंड के बाद आप देखेंगे आइसलैंड, दिख रहा है आपको, दिस वन इज आइसलैंड, है ना, उसका भी कुछ टेरिटरी है। हाँ, आइसलैंड के बाद देखिए आपको दिखाई देगा नॉर्वे, ऊपर देखिए नॉर्वे, है ना। नॉर्वे के बाद आप लिखेंगे रशिया। रशिया सबसे मेजर टेरिटरी तो रशिया का ही है, रशिया। और रशिया के बाद जो है वो आ गया आपका स्वीडन। तो वहां पर आप देखें स्वीडन हो गया, है ना। और फिर आ गया यूएसए। तो ये वो मुल्क हैं जिन मुल्कों को इसमें शामिल किया गया है, याद रखना। और यही लोग पूरा इसको मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे एक होता है कि टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल लेना, तो ये टेरिटरी कोई एक कंट्रोल नहीं है, एक इन्होंने अपनी काउंसिल बना रखी है सो दैट ये इंडिपेंडेंट रहे। यहाँ कोई थर्ड पार्टी आके कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन और ये सब चीजें ना करने लगे, विच इज नॉट गुड, जो कि अच्छी चीज नहीं है ना। तो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो भी इनको पता है। और दूसरा, अपनी टेरिटरी में यहां पर यूएस अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहता है, क्योंकि थोड़ा सा ही मौका छूटेंगे तो फिर और ज्यादा कंट्रोल रशिया की तरफ से एक्वायर कर लिया जाएगा, ऐसा यूएस को लगता है। अब यूएस इसमें कितना सही है ये तो वक्त बताएगा। डेनमार्क का क्या रोल है? तो डेनमार्क ग्रीनलैंड को रिप्रेजेंट करता है वहां पर, क्या हम ऐसे कह सकते हैं, ग्रीनलैंड डेनमार्क को रिप्रेजेंट करता है। और डेनमार्क की तरफ से ग्रीनलैंड को फाइनेंशियल एड भी आती है, यानी वित्तीय सहायताएं भी दी जाती हैं। जैसे 600 मिलियन डॉलर की एनुअली हर साल, 600 मिलियन डॉलर की हर साल फाइनेंशियली हेल्प डेनमार्क ग्रीनलैंड को देता है। यानी कि ग्रीनलैंड
से पैसा डेनमार्क को मिलता है इसके अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। 200 मिलियन फॉर पब्लिक सर्विसेज और इसके अतिरिक्त $200 मिलियन अलग से मिलते हैं, और ये पैसों का इस्तेमाल वो लोग पब्लिक सर्विस जैसे पुलिस के लिए करते हैं, कोर्ट के लिए करते हैं, है ना, रिसर्च के लिए करते हैं, मिलिट्री के लिए करते हैं। तो ये चीज यूरोपीय यूनियन $17.29 मिलियन का इनको एक एडिशनल पैसा देता है, और वो यूरोपीय यूनियन ग्रीनलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूज करता है, उसके एक्सेस के लिए यहां पर पैसा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशनल पैसा भी मिल रहा है इनको। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लो 600, 800 और 818 मिलियन डॉलर के आसपास पैसा इन्हें ग्रीनलैंड को पहुंच रहा है थ्रू द यूरोपीय यूनियन एंड द डेनमार्क। ठीक, अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसकी बोली लगाने को ही यूएस प्रेसिडेंट तैयार है कि भाई हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें ये दे दो, बहुत हो गया, है ना। तो यहां पर क्या कहा है, डेनमार्क के लिए, यानी कि जिससे जनरली डेनमार्क के लिए एक चैलेंज क्या है, एक बड़ा चैलेंज ये है डेनमार्क के लिए कि वो एक सीमित, यानी कि हम ये कह सकते हैं स्मॉल पैकेज दे पाते हैं फाइनेंशियल, क्योंकि उनकी भी इकोनॉमी उतनी बड़ी है नहीं, है ना। बस इसके कंटेक्स्ट में यूएसए क्या ऑफर कर रहा है, यूएसए ऑफर करेगा एक हायर फाइनेंशियल पैकेज, यानी कि ये लोग एक बहुत ही बड़ा पैकेज ऑफर करने वाले हैं यहां के लोगों को। ठीक है, कि भाई हम आपको इतना बड़ा पैकेज दे देंगी, जिससे क्या होगा कि जिससे यहां पर जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि अगर ये लोग यूएस के साथ जाते हैं तो उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर एक्सप्लोरेशन मेथड्स, बेटर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, सब कुछ ज्यादा है। तो ग्रीनलैंड का जो अनट्रैप्ड, यानी कि अभी तक जिन क्षेत्रों में इन्होंने काम नहीं किया है, उन क्षेत्रों को भी और बेटर एक्सप्लोर कर पाएंगे और इकोनॉमी को और स्ट्रांग कर पाएंगे। तो ये एक चीज है। तो फाइनेंशियली तो यहां पर इनका मन डोल सकता है कि भाई इतने पैसे मिल रहे, चलो इन्हीं के साथ चलो। बट समस्या क्या है, नेशनैलिटी और वो जो होता है ना कि हम देश के लिए जान दे देंगे, तो वहां कुछ कहानी अलग चल रही है। ग्रीनलैंड की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो ग्रीनलैंड के जो 85% लोग हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ इंक्लूजन को लेकर मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें देयर इज नो, वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू बी पार्ट, टू बिकम द पार्ट ऑफ यूएस इकोनॉमी। तो यूएस की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का हमारे अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं है और हमें उसमें बनना ही नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया। दूसरा उन्होंने क्या कंसिडर किया पता है, उन्होंने दूसरी चीज यहां पर ग्रीनलैंड, मतलब डेनमार्क को भी ये कहा गया कि अगर आपको भारी भरकम रकम दे दी जाए तो आप ग्रीनलैंड को सेल कर दो। तो ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब सवाल ये है कि ये ऐसा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि ग्रीनलैंड खुद में अपनी आजादी की मांग कर रहा है डेनमार्क से, और ग्रीनलैंड इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम अ इंडिपेंडेंट नेशन और दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर दिस। तो वो डेनमार्क से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें ऑटोनोमस रीजन से निकालकर एक स्वतंत्र देश बनने दीजिए, अब आपका काम खत्म है। ठीक है, तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि डेनमार्क पर ग्रीनलैंड अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम करना चाहता है। तो डिपेंडेंस कम करना चाहता है, तो एक बात तो तय है कि वो यूएस के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि यूएस फिर उसे एक स्टेट का स्टेटस ही दे देगा और फिर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ग्रीनलैंड माइनिंग और रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहता है, यानी कि विदेशों से पैसा लाने की जुगाड़ में, सो दैट इनकी इकोनॉमी थोड़ा और मजबूत किया जा सके। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीनलैंड के, मैंने कहा था ऑटोनोमस रीजन है, तो इसलिए वहां खुद के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। रिजेक्ट का उन्होंने यूएस के कंट्रोल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें यूएस में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है, वी आर फोकसिंग ऑन द स्लो इंडिपेंडेंस। स्लो इंडिपेंडेंस का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट तो होना चाहते हैं,
वो इम्पोर्टेंट है और वही हमें आज के टाइम पर फोकस भी करना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो फॉर अस। तो इसलिए वो स्लो इंडिपेंडेंस का समर्थन करते हैं और यूएस इस कंट्रोल को अपने हाथ से निकलता है। ठीक है, यूएस यहाँ पर देखें तो यूएस का जो कंट्रोल बनाने का जो इरादा है वो एक ही अब इरादा बचता है कि वो एक मिलिट्री अटैक करके वो ऐसा कर ले, फिर वो पूरी दुनिया के लिए आई डोंट थिंक सो इट विल बी द राइट मैसेज और यूरोप और अमेरिका आमने सामने खड़े हो जाएंगे। पिछले दिनों यूएस ने ये जरूर थ्रेटन किया था टू द ग्रीनलैंड और द डेनमार्क कि हम यहां पर हो सकता है आपके खिलाफ मिलिट्री या बल का इस्तेमाल कर ले इस टेरिटरी को एक्वायर कर, विच इज नो, आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई सपोर्ट करेगा, फिर इन्हें काफी हद तक झेलना पड़ सकता है। ठीक है, डेनमार्क सपोर्ट ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है और रिजेक्ट करता है यूएस को। एक्सपैंडिंग आर्कटिक इन्फ्लुएंस, चाइना और रशिया जो है वो अपनी आर्कटिक के अंदर पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं